नमस्कार दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है टॉपिक नंबर 4। और यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक जो है आपको रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को टारगेट करते हुए हर एक बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को जो है एक एक वीडियो में जो है दोस्तों कवर किया जा रहा है। और जो दोस्तों हर एक प्रश्न जो है आपको हर एक प्रश्न की व्याख्या जो है एकदम डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और एक एक प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है अभी तक इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को जो है बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्न की डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चौथा नंबर टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। और चौथा टॉपिक देखिए जो क्या है, तो जैव अणु है। क्या है? जैव अणु। और जैव अणु में यहाँ पे दोस्तों लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से यानी कि बायोमॉलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स से जितने भी प्रश्न आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी को जो बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? लाइपेज, टाइलिन, एमाइलेज या पेप्सिन। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कि प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है, तो याद रखिएगा कि पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का विखंडन करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पेप्सिन हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो आइए इस प्रश्न की जो है ज़रा हम लोग जो है सॉल्यूशन देखते हैं और देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित करके सरल पदार्थों में क्या कर देता है दोस्तों? परिवर्तित कर देता है यानी बदल देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है दोस्तों? पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस होता है उसी में यह जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन। यानी कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का क्या करता है? विखंडन करता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पेप्सिन होगा। कि क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। इसको याद रखेंगे, प्रोटीन का पाचन करता है कौन? तो पेप्सिन। क्लियर है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पेप्सिन हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग बिना समय गवाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? राइबोसोम, केंद्रक, DNA या गुणसूत्र। तो याद रखिए कि जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या होता है? तो DNA होता है। क्या होता है दोस्तों? DNA होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करेंगे और देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या जो है कि इसका डिटेल यहाँ पे इस प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या होता है? DNA होता है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA यानी कि DNA का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम DNA का याद रखिएगा कि DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। आगे कहा गया कि प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए
अनिवार्य है जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर है? तो आइए चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, आपको यहाँ पे बता देना है। तो याद रखिएगा HCl, पेप्सिन, विटामिन के ट्रिप्सिन या पित्त लवण। तो दोस्तों याद रखिएगा वसा के पायसीकरण में सहायक क्या होता है, पित्त लवण होता है। वसा के पायसीकरण में सहायक क्या होता है, पित्त लवण होता है। अगले अगला प्रश्न आइए देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कौन करता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो कहा गया है कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। मानव लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। अगर पेप्सिन की बात करें दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन पाचक में सहायता करता है। कौन, पेप्सिन एंजाइम। वसा पाचक एंजाइम कौन है, तो लाइपेज एंजाइम है। इसी प्रकार ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्नाशय द्वारा होता है और यह भी प्रोटीन पाचक क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। पित्तरस, जठर रस, आंतरस या अग्न्याशयी रस। तो याद रखिए कि अम्लों और ग्लिसरॉलों के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आंतरस जो होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहा गया है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा के रूपांतरण के लिए, ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंतरस में उपस्थित होते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्लों ने तथा वसावसी अम्लों और ग्लिसरॉल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। आयोडीन, आलू का रस नीला काला हो जाना। यहाँ पे आलू का रस इस फिगर में देख सकते हैं कि आलू का रस है और यहाँ पे आयोडीन डाला जा रहा है, तो नीला काला हो जाना ये क्या किसकी व्याख्या करता है, इसी को हम लोग इसको जानना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए दिया गया है क्या, कह रहा है कि आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। और यह प्रश्न जो है देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि आलू के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर क्या हो जाता है दोस्तों, नीला काला हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न की डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कि आलू में मुख्य रूप से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का घोल उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में क्या हो जाता है, तो बदल जाता है। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है देख सकते हैं C2H2OH, C2H5OH। अगला ऑप्शन है बी नंबर कह रहा है कि CH3COOH। ऑप्शन सी कह रहा है कि C6H12O6। ऑप्शन डी है C6H14O8। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे व्याख्या इस प्रश्न की देखें तो कहा गया है कि ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। यह जल में क्या है, तो घुलनशील है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला प्रश्न कह रहा है आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। जठर रस, अग्न्याशयी रस, पित्त रस या आंतरस। तो याद रखिएगा कि जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्र रस क्या हो जाएगा दोस्तों, आंत्र रस जो है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं कहा गया कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन है, तो आंत्र रस है। क्या है, आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। आंत्र रस में विभिन्न एंजाइम कौन कौन, लैक्टेज, इरेप्सिन, एमाइलेज पाए जाते हैं और यह हल्के पीले रंग का होता है। यह कैसा होता है दोस्तों, तो यह जो है हल्के पीले रंग का होता है। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि केसीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है। केसीन का किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। किस में पाया जाता है, मांस में, सोयाबीन में, या गाजर में, या दूध में। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे केसीन नामक प्रोटीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी दूध हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो देख सकते हैं कह रहा है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, तो यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। केसीन एक क्या है, प्रोटीन है। और पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा दूध में पाया जाता है। और दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे केसीन नामक प्रोटीन से के कारण होता है। लेकिन गाय का दूध हल्का पीला होता है। देखे होंगे गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है, किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने के लिए किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी, अर्ग, ओम या जूल। तो दोस्तों ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि ऊर्जा मापन की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कैलोरी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या में देख सकते हैं कहा गया है कि कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में
अब जूल का प्रयोग किया जाता है। अब जो है एसआई प्रणाली में क्या किया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में क्या किया जाता है, तो जूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भोजन में निहित ऊर्जा तथा अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। अब भी क्या किया जाता है, कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। और चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 272 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, एंजाइम, खनिज, हार्मोन या विकिरण। तो इनमें से जैविक उत्प्रेरक जो है कौन सा है, तो एंजाइम है। एंजाइम जो है याद रखिएगा, एंजाइम जो है क्या होता है, तो एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखेंगे इसकी व्याख्या तो देख सकते हैं कि एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति में ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो विल्हेम कुहने ने किया था एंजाइम शब्द का प्रयोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो यहाँ पर जो है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है, तो फ्रक्टोज जो होती है फलों में मीठेपन के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रक्टोज होगा। देख सकते हैं कहा गया कि फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है। यानी कि याद रखिएगा, फल, शहद और गन्ने में क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है जो इनके मीठेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसी के कारण जो है मीठे लगते हैं। माल्टोज माल्ट द्रव्यों, अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में क्या होता है, चीनी, तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी फ्रक्टोज होगा। और बढ़ेंगे हम लोग बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों का आधार बनाता है। ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन, एंटीमनी, बेरियम या क्यूरियम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन होगा। और क्यों होगा, देख सकते हैं कि जंतुओं और वनस्पतियों में के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है। हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है और कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का क्या होता है, तो आधार बनाता है। क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग बिना देरी किए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है, लोहा होता है, नाइट्रोजन होता है या कार्बन होता है या मैग्नीशियम होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पादपों में यानी पौधों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन होता है। कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन होता है। और देख सकते हैं कहा गया कि पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं और जिन्हें दो श्रेणियों में क्या किया गया दोस्तों, बांटा गया है। और कौन कौन है, आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर देख सकते हैं बृहद पोषक। इसमें जो है बृहद पोषक में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है,
ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम आते हैं। किस में? तो बृहद पोषक तत्वों में आते हैं। अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व, दूसरे नंबर की बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें क्या क्या आता है? तो लोहा आता है, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल आदि जो है सूक्ष्म पोषक में मिले होते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन या पानी से? तो दोस्तों याद रखेंगे मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है। किससे बना होता है? पानी से बना होता है। देख सकते हैं कहा गया यहाँ पे मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर डी यानी पानी हो जाएगा। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या अमीनो। तो माइक्रो पोषक तत्व विटामिन नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। माइक्रो पोषक तत्व विटामिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कहा गया है कि विटामिन माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत क्या होता है? नहीं आता है। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में क्या किया गया है? बांटा जा सकता है। आगे बात करें तो इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। जल और खनिज क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। और जितना शेष बचे रहते हैं वो सब क्या होते हैं? तो कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितनी बहुत जो जिसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में जिसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है वही जो है माइक्रो पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रो पोषक तत्व क्या कहलाते हैं। माइक्रो पोषक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? देख सकते हैं लवण है और विटामिन है। लवण और विटामिन जो है क्या है? तो माइक्रो पोषक तत्व हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका क्या है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, जीन, लयनकाय या गुणसूत्र। तो याद रखेंगे डीएनए का एक खंड जो है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे जीन कहा जाता है। और जीन को ही हम लोग वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन को ही हम लोग वंश कहते हैं। देख सकते हैं कहा गया कि केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्लियर है भाई? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? कह रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप उधर पहले ही दूसरे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, देखे होंगे। ऑप्शन है देख सकते हैं तेजी से मत चलें। ऑप्शन बी कह रहा है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी कह रहा है कि डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी कह रहा है कि मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। दोस्तों यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया और 18 में भी पूछा गया है। तो इसलिए यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि अब जो है रिपीट हो सकता है। तो याद रखिएगा डीएनए का पूरा रूप जो होता है यानी कि पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए कहा गया इधर कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। आनुवांशिक जो लक्षण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन ले जाता है, तो डीएनए ले जाता है। कौन ले जाता है, तो डीएनए ले जाता है। अगर आगे बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि कोशिका विभाजन के समय, किसके विभाजन के समय दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी मोटी छड़ जैसी संरचना में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एक समय की भी आवश्यकता सूचनाएं होती हैं। क्लियर है भाई। तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है याद रखिएगा, पूरा नाम क्या होता है इसको याद रखेंगे और बढ़ेंगे हम लोग बहुत ही समय को न गंवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है दोस्तों। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं डाई न्यूरो एसिड, डेली न्यूजेनल एसिड, डेट्राक्सिक न्यूरो एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अभी हम लोग डीएनए का पूरा नाम पढ़े हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालों का रंग किसके कारण होता है। भैया बालों का रंग किसके कारण होता है बताएंगे, पेप्टिन के कारण, कीरेटिन के कारण, मेलानिन के कारण या कैरोटीन के कारण। तो याद रखिएगा कि बालों का रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। कहा गया कि बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जो होता है एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। या कहाँ पाया जाता है, अधिकतर जीवों में पाया जाता है सिवाय मकड़ी को छोड़कर। यानी कि मेलानिन जो होता है मकड़ी में नहीं पाया जाता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप क्या होता है, यूमेलानिन होता है। क्या होता है, यूमेलानिन होता है जो काले भूरे रंग का होता है। या कैसा होता है, काले भूरे रंग का होता है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, डीएनए का, डीएनए प्रति का, आरएनए प्रति, एमआरएनए प्रति, डीएनए और आरएनए प्रति। तो याद रखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। क्या होता है, एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती है। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 ईस्वी में, कब, 1961 ईस्वी में कौन किया था, तो फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जैकब और फ्रांसिस जैकब और मोनार्ड द्वारा किया गया था। तो और आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एमआरएनए को क्या, एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, संदेशवाहक आरएनए किसको कहा जाता है, तो एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। और चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है, एमआरएनए कॉपी, डीएनए कॉपी, आरएनए कॉपी या आईआरएनए कॉपी।
तो याद रखेंगे कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य किसका निर्माण करता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, डीएनए कॉपी का निर्माण करता है, क्योंकि प्रजनन के दौरान मुख्य कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में, कहाँ पे, केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती हैं। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने, कौन, जेडी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल क्या किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था। पुनर्जोगज डीएनए को किसी परपोषी में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन गलत है। इसमें से जो कथन दिया गया है बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, देख ऑप्शन कह रहे हैं कि ए नंबर आपको दिया गया है क्या, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, या भी ये हम पढ़ें यानी ये सही है। बी दिया गया है कि यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिकी गुण वहन करता है। सी कह रहा है कि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है, देख सकते हैं सी और बी, ए और सी, केवल सी और केवल ए। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी ये सही है। और यह जो है यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण, यानी आनुवांशिकता का गुण किसके कारण होता है दोस्तों, डीएनए के कारण होता है। यानी कि ए और बी हमारे क्या हैं, सही हैं। तो क्या गलत हो जाएगा, यानी कि केवल सी जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी केवल सी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केवल सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अगले प्रश्न देखने से पहले इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए कहाँ होता है, तो याद रखेंगे केंद्रक में होता है। और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनीय छाप, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन व फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये तीन रासायनिक तत्व जो आनुवांशिक गुण वहन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सी गलत है और ए और बी दोनों क्या है दोस्तों, सही हैं। और चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं या वसा होते हैं। तो याद रखिएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, सीक्वेंस असेंबली कहेंगे, या एनोटेशन कहेंगे, या प्रोटियोमिक्स कहेंगे। तो याद रखिएगा डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एनोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एनोटेशन कहा जाता है। और आइए इस प्रश्न की जरा व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, एनोटेशन कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक या जीन कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जीन कहा जाता है, यानी वंश कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। देख सकते हैं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी वंश कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है।
और यह आनुवंशिकता की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। तो अगर प्रश्न में पूछ दिया है कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है, तो याद रखिएगा जीन है यानी वंश है। क्लियर है भाई? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। कौन होता है दोस्तों? गुणसूत्र होता है, लक्षण होता है, नाभिक होता है या वंश होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि वंश यानी जीन, वंश यानी जीन डीएनए का क्या होता है? एक हिस्सा होता है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वंश यानी जीन हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, देख रहे हैं कि सभी के सभी प्रश्न जो है ग्रुप डी में दोस्तों पूछे गए हैं और एक से एक प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप तो पढ़ लिए, अब आरएनए का पूर्ण रूप देखिए क्या होता है। ऑप्शन है राबर न्यूक्लियर एसिड, बी कह रहा है कि रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, सी कह रहा है कि रिबो न्यूक्लिक एसिड, डी कह रहा है रिबो न्यूक्लियर एसिड। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रकार का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या में साफ साफ कहा गया है कि आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बात करें तो आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कैल्शियम है? अभी इसको हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा यानी 65% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अन्य तत्व कार्बन की बात करें तो 18%, हाइड्रोजन की बात करें तो 10%, नाइट्रोजन की बात करें तो 3%, कैल्शियम की बात करें दोस्तों तो 2% और फास्फोरस की बात करें तो 1% पाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का कौन सा अभिन्न अंग होता है? एंटीबॉडी, एंजाइम, इनमें से सभी या कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली ये सभी जो हैं क्या हैं? तो प्रोटीन के अभिन्न अंग होते हैं। देख सकते हैं कहा गया कि प्रोटीन एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली का क्या है? एक अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न साथ ही साथ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन है दोस्तों? ग्लाइसिल है, रेनिन है, लैक्टोज है या केसिन है? अभी हम लोग इस प्रश्न को ऊपर पढ़े हैं कि दूध में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी यानी केसिन हो जाएगा। और आइए इस प्रश्न की ज़रा व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं और यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। कह रहा है कि केसिन दूध का प्रोटीन है, यानी कि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग कितना पाया जाता है दोस्तों? 80% पाया जाता है और मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए क्या है दोस्तों? बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार दूध में याद रखिएगा क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न अंतिम नंबर था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
तो दोस्तों यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग कराएगा क्या, अनुवांशिकी। क्या रहने वाला है दोस्तों, अनुवांशिकी जो है टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।